प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपकी आगामी परीक्षा RO ARO जो कि UPPSC इसको कराता है। साथियों आपको पता है आपकी ये परीक्षा होने वाली है, उसी के लिए आज मैं आपको जो 2021 में RO की परीक्षा हुई थी उसका जो मेंस का पेपर हुआ था सबसे पहले उसके PYQ को कराऊंगा साथियों। और उसके बाद लगातार साथियों जितनी परीक्षा आपकी प्रीलिम्स की हुई हैं RO की और मेंस की हुई हैं, पहले मेंस की परीक्षा की बात करेंगे, उसके बाद में प्री की परीक्षा की बात करेंगे। तो साथियों एक एक पॉइंट को मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ, तो डिटेल से बात करेंगे साथियों। और ये PYQ हैं। सबसे पहले साथियों आपको RO की परीक्षा के PYQ को ही सबसे पहले करना होगा। उसके बाद में आप अपनी जो नोट्स वगैरह हैं उनसे तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। ये 2021 का मेंस का पेपर है। इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि भाग 9A किस क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया साथियों। यानी कि ये कह रहा है कि जो भाग 9A है वो किस क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है साथियों। तो इसमें शहरी क्षेत्र की बात करेंगे, यानी कि किसकी, शहरी क्षेत्र की। जैसे आपको पता है जो 74वां संविधान संशोधन 1992 आया था साथियों, और इसको 1993 में लागू किया गया था। वहीं इसमें जो आर्टिकल जोड़ा गया था 243 से लेकर के 243 इसमें जोड़ा गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है साथियों, यानी कि अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ये 6 अगस्त 1952 को हुआ था। वहीं साथियों इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, वो प्रधानमंत्री होते हैं। और यह एक साथियों संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं साथियों। और सभी राज्यों के CM होते हैं इसके सदस्य, और UT के प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है साथियों कि किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो ये आर्टिकल 108 में किया गया है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। और जो इसकी साथियों अध्यक्षता करता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 118 के तहत जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात अनुच्छेद 118 में की गई है साथियों। अब नोट करके एक पॉइंट है कि संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है साथियों। यानी कि जो संविधान संशोधन होगा और धन विधेयक को छोड़कर सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब इस बैठक को साथियों बुलाता कौन है, तो ये बात याद रखेंगे, इसको राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट संख्या 4 है साथियों। कह रहा है कि किस अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है साथियों। तो ये अनुसूची आपकी कौन सी है साथियों, 7वीं अनुसूची में ये 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपको पता होना चाहिए संघ सूची ये होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। जो संघ सूची होती है उसमें साथियों 99 विषय दिए गए हैं। वहीं जो राज्य सूची है साथियों इसमें 61 विषय दिए गए हैं। और वहीं समवर्ती सूची में साथियों 52 विषय दिए गए हैं। अब बात करते हैं जो टोटल अनुच्छेद कितने साथियों भारतीय संविधान में। ये मूल अनुच्छेद हैं साथियों, ये 395 आर्टिकल हैं। और भाग कितने थे साथियों मूल संविधान में, ये 22 थे। और मूल संविधान में जो अनुसूची कितनी थी साथियों, ये 8 थी। फिर इसमें बाद में 4 और जोड़ी गई थी। अब वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे, जब किसी समय अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश इसकी कौन करते हैं साथियों, कार्य करते हैं इनकी जगह पर। इनके ना होने पर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य करता है। कहने का मतलब है, इस प्रश्न को साथियों कई बार पूछा गया है, जब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है तो उनके जगह पर जो काम कौन करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो साथियों मुख्य न्यायाधीश की जगह पर सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो कार्य करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, संख्या 6 साथियों। आर्टिकल 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है साथियों। जो आर्टिकल 300 है के अनुसार
भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? यह है साथियों द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या? द यूनियन ऑफ इंडिया इसका कानूनी नाम है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट है साथियों। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये मैंने लिख दिए हैं पॉइंट डाल करके। 7वां है साथियों कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है साथियों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है वो कौन करता है और किस आर्टिकल में ये बात की गई है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है, आपको याद रखना है। अब हर 5वें वर्ष साथियों वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कार्यकाल ये राष्ट्रपति के आदेश पर किया जाता है, इसका कार्यकाल निश्चित। और जो वित्त आयोग होता है इसकी नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति करता है। और इसमें साथियों एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे कुछ और इसके जो काम दिए गए हैं इनको देख लीजिए। जो वित्त आयोग काम क्या करता है? संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करता है वित्त आयोग। और उनके बीच करों का बंटवारा कौन करता है? ये वित्त आयोग ही करता है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या देखते हैं। जो प्रथम वित्त आयोग था साथियों उसका गठन 1951 में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे साथियों? प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं जो 15वें वित्त आयोग का गठन साथियों एन के सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 में किया गया था और ये 2025-26 तक की अवधि के लिए इनका गठन किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां पॉइंट है कि भारत की संसद को कानूनी निर्माण की शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो भारत की संसद है उसको कौन सी कानूनी निर्माण की शक्ति प्राप्त है साथियों? तो ये भारत का एक संघ है साथियों, आपको पता है। और भारत का प्रदेश उप प्रदेश डोमिनियन स्टेट है। वहीं विश्व में कहीं भी रहने वाली भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति साथियों ये कानूनी निर्माण की शक्ति प्राप्त किसको है? ये संसद को है। भारत के संघ का निर्माण कर सकती है, भारत के प्रदेश का निर्माण कर सकती है, उप प्रदेश का निर्माण कर सकती है संसद, और एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी प्रदान कर सकती है संसद। और विश्व में कहीं भी रहने वाली भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति का दायित्व किसका रहेगा साथियों? ये संसद को ही रहेगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है साथियों जो ये बात कह रहा है कि न्यूनतम आयु अर्हता यानी कि योग्यता और पद। अगर बात करूं पंचायत सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए चुनने के लिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर राज्य विधानसभा सदस्य की बात करता हूं, राज्य विधानसभा सदस्य की बात करें तो उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए चुनने के लिए। वहीं राज्य विधान परिषद सदस्य की बात करूं तो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। वहीं अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करूं तो उसकी कम से कम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है साथियों। अगला पॉइंट देखते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो याद रखेंगे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति हमेशा राष्ट्रपति में निहित होती है, ये आर्टिकल 53 कहता है। वहीं बात करूं जो राष्ट्रपति की चर्चा की जाती है साथियों, केंद्र की चर्चा हमेशा भाग 5 में की गई है और ये अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक ये राष्ट्रपति यानी कि संघ की चर्चा की गई है, केंद्र की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं साथियों किसकी? जो 2017 में मेंस की परीक्षा हुई थी, अब उसकी जो मेंस की परीक्षा हुई थी वहाँ से जो पॉलिटी के प्रश्न आए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब आपको पता है इसमें पहला प्रश्न है कि भाग 16 ये किसकी बात कर रहा है? भाग 16 संबंधित है साथियों कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित क्या है? भाग 16 है। अब आगे देखते हैं। अब बात करूँ साथियों कुछ भागों की चर्चा करता हूँ, महत्वपूर्ण भाग जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रशासनिक अधिकरण की बात करूं तो ये भाग 14 में इनकी चर्चा की गई है। वहीं संघ और राज्यों की जो अधीन सेवाएं होती हैं वो साथियों भाग 14 में की गई हैं, जैसे कि आपकी लोक सेवा आयोग और आपकी राज्य लोक सेवा आयोग। वहीं बात करूं साथियों वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सभी चर्चा भाग 12 में की गई है इनकी चर्चा, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं साथियों, अगला पॉइंट है, अगला सवाल है धन विधेयक के संबंध में, यानी कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पेश रह सकता है साथियों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कोई धन विधेयक के अतिरिक्त, यानी कि धन विधेयक नहीं है उसके अलावा कोई भी विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया है विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है साथियों? ये 3 माह से अधिक तक पड़ा नहीं रह सकता है। इसकी टाइमिंग कितनी है? 3 माह से अधिक तक नहीं रुक सकता है। ये बात अनुच्छेद 197 यानी कि 197 के क्लॉज 1 में के खामे की गई है इसकी चर्चा। अगला पॉइंट है कि कौन सा अनुच्छेद, महत्वपूर्ण है साथियों,
कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? ये बात साथियों अनुच्छेद 326 में की गई है और ये भाग 15 के तहत इसकी चर्चा की गई है। वहीं इसमें एक नोट करके लिखा है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 से संशोधित करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ था उसमें साथियों आर्टिकल अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो मत अधिकार की आयु थी यानी कि मत देने की उम्र सीमा थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं साथियों। वही बात करूं अनुच्छेद 323 की साथियों, तो अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की बात की गई है। वही अगर अनुच्छेद 324 की बात करूं तो निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना ये बात की गई है। अगला सवाल देखते हैं साथियों, इसमें चौथा सवाल है यानी कि ये प्रश्न साथियों जो इस बार यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी तो उसमें साथियों मिलान करने के लिए, मैच करने के लिए, कालानुक्रम के लिए ऐसा प्रश्न आया था। तो इनकी जो साथियों सन है उनको आप याद कर लेना। जैसे इसमें पीके थुंगन जो समिति आई थी वो 1988 में आई थी। वहीं अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। वहीं BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता जो समिति थी वो 1957 में आई थी। और जो LM सिंघवी समिति थी वो साथियों 1986 में आई थी। इनको आप याद कर लेना। पीके थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977 1977, BR मेहता ये साथियों यानी कि बलवंत राय मेहता ये 1957 और LM सिंघवी ये 1986 में आई थी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो साथियों ये बात महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था साथियों। जैसे आपको पता होगा अनुच्छेद 40 में इस बात की चर्चा की जाती है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ये मोहनदास करमचंद गांधी के सुझाव का परिणाम था। ये बात आपको याद रखनी है। आगे साथियों 2016 में जो RO की परीक्षा मेंस की हुई थी, जो री एग्ज़ाम के रूप में हुई थी, उसको देखते हैं। उसमें पॉलिटी से कितने प्रश्न पूछे गए थे उन सभी की चर्चा करते हैं। इसमें साथियों पहला फैक्ट है कि जो राज्यसभा का ये स्टेटमेंट के रूप में ये सवाल आया था कि जो राज्यसभा होती है उसका वेक्टर नहीं होता है इसके, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पर कुछ सदस्य साथियों इसके सेवानिवृत्त होते हैं। वही दूसरा स्टेटमेंट है यानी कि उसके 1/3 सदस्य आगे लिख रहा है, उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सवाल साथियों स्टेटमेंट के रूप में आया था। वहीं अगर बात करूं आर्टिकल 83 की तो इसमें ये बात कही गई है अनुच्छेद 83 में जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है साथियों। राज्यसभा कैसा सदन है? ये एक स्थायी सदन है साथियों। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि पूछा गया था राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है साथियों? अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। वहीं अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करूं तो इसमें साथियों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। वहीं साथियों इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। वहीं अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करूं तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत भी इसमें साथियों भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पूछा गया प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, सवाल कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? यह आपको याद रखना है साथियों। ये अनुच्छेद 213 में की चर्चा की गई है और इसको अध्यादेश को जारी कौन करता है? राज्यपाल करता है साथियों विधानसभा के अंदर। वहीं बात करूं अगर लोकसभा में अगर इसको अध्यादेश लाया जाता है तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है साथियों अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। यानी कि विधानसभा में अनुच्छेद 213 के अंतर्गत और लोकसभा में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है अध्यादेश, वहीं विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा इसको लाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है चौथा सवाल है साथियों, भारत में नीति आयोग की स्थापना ये जनवरी 2015 में की गई थी। अब साथियों संघीय मंत्री परिषद
द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से इसको साथियों लाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और जो नीति आयोग है साथियों वो एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि इसकी जो चर्चा है साथियों मूल संविधान में नहीं की गई थी, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल कह रहा है साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जो 94वां संविधान संशोधन 2006 है साथियों, इसके द्वारा अनुच्छेद 164 में 164 में संशोधन किया गया था। वहीं जो 95 यानी कि 95वां संविधान संशोधन 2009 है, इसके द्वारा साथियों अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। वहीं जो 96वां संविधान संशोधन 2011 है, इसके द्वारा साथियों 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और साथियों जो 103वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा साथियों अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था, जो कि EWS से संबंधित है। यह बात आपको याद रखनी है। अब साथियों 2014 में जो आरओ की परीक्षा हुई थी मेंस की, उसके में जो पॉलिटी के सवाल आए थे उनको देख लेते हैं। इसमें पहला सवाल है साथियों कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 है वर्तमान में। वही साथियों बात करूं, इसको जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी चर्चा संविधान में कहाँ की गई है, ये बात आपको याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान की भाग 4 का में की गई है। साथियों जब संविधान का निर्माण किया गया था तब ये भाग नहीं था, तो इसको साथियों जो मौलिक कर्तव्य हैं इसको स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर और 42वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भाग 4 का के तहत जोड़ा गया था। और उसके लिए जो अनुच्छेद रखा गया था साथियों वो 51 का अनुच्छेद के तहत इसको रखा जाता है। वहीं साथियों जब ये मूल कर्तव्य लाए गए थे साथियों, मूल संविधान में इनकी संख्या 10 थी। लेकिन वहीं मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में वो साथियों 11 हैं। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया था कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। ये बात आपको बतानी है कि लोक लेखा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। उसमें साथियों 22 सदस्य होते हैं कुल। उनमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और कुल कितने होते हैं, 22 होते हैं। वही साथियों बात करूं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसको उनको चुना जाता है। और समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष के सदस्य को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। लोकसभा साथियों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप बात करते हैं साथियों इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य क्या कार्य होता है साथियों, विनियोग लेखाओं पर CAG के प्रतिवेदन की समीक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। वहीं इसकी जो रिपोर्ट ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है, जो इसको रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होता है। अगला सवाल देखते हैं जो पूछा गया था कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। ये साथियों 5 अप्रैल 1957 को किया गया था। इसमें CM EMS नंबूदरीपाद थे। साथी कौन थे CM उस समय, EMS नंबूदरीपाद थे। अगला सवाल देखते हैं जो पूछा गया था, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है साथियों, ये संसद की होती है। और जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है साथियों, इसकी चर्चा संविधान में अनुच्छेद 148 में यानी कि CAG की चर्चा की गई है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला 5वां सवाल देखते हैं साथियों कि नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति किसे प्राप्त है। तो साथियों ये संसद को प्राप्त है। संसद किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकती है और किसी भी राज्य में से उसकी सीमा में परिवर्तन करके उसमें से दूसरा राज्य बना सकती है। और साथियों किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन भी साथियों संसद के द्वारा किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, जैसे कि साथियों आर्टिकल 2 में किस बात की चर्चा की गई है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की गई है अनुच्छेद 2 में। वहीं जो अनुच्छेद 3 है इसमें बात की गई है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति किसको साथियों, ये संसद को है। और ये बात अनुच्छेद 3 में की गई है।
अब बात करते हैं, अगला सवाल जो पूछा गया था कि राज्यसभा को कितने दिनों के भीतर किसी पर धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है साथियों। यानी कि राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? 14 दिन के अंदर देनी होती है। अगला सवाल पूछा गया था, यदि किसी लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उसे राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है साथियों 7। बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों? यानी कि यदि किसी लोकसभा की कुल सीटें 42 हैं तो उसे राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे, ये 7 होंगे साथियों। अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल जो पूछा गया था, कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों ये किसी राज्य का विधानमंडल, यानी कि किसी राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है? किसी राज्य का विधानमंडल। ये बात अनुच्छेद 267 की क्लॉज 2 में की गई है इसकी चर्चा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल पूछा गया था, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो साथियों ये राष्ट्रपति को सौंपा जा सकता है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, ये राष्ट्रपति को सौंपा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं साथियों, इसमें एक बात की गई है, अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है साथियों, कई बार पूछा गया है। संघ के लिए से एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, वहीं राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 315 में की गई है। अब नोट करके एक बात लिखी है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है, ऐसा विधानमंडल के संकल्प पारित करने पर साथियों। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। अगला एक नोट करके दिया है कि किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं साथियों, अगला सवाल जो पूछा गया था कि जो भारत के महान्यायवादी हैं साथियों, इसकी चर्चा अनुच्छेद आर्टिकल 76 में की गई है। वहीं साथियों वह भारत के महान्यायवादी होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वहीं जो इनकी योग्यता होती है नियुक्त होने के लिए, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है वही साथियों भारत के महान्यायवादी की योग्यता होती है। और एक पॉइंट और है, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है भारत का महान्यायवादी। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन करता है? भारत का महान्यायवादी करता है। अब साथियों 2013 में आरओ की परीक्षा हुई थी और उसका जो मेंस की परीक्षा पूछी गई थी, मेंस की परीक्षा में पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे गए थे, अब उनकी चर्चा करेंगे। जैसे साथियों इसमें एक पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो साथियों ये राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। अब ये बात किस में की गई है? अनुच्छेद 52 इस बात को कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 ये बात कहता है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इस बात को भी याद रखना। और साथियों राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति राज्य का मतलब होता है साथियों राष्ट्र, देश, हमारा जो भारत देश है उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब अगली साथियों एक अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया है बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के बारे में, कि रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब साथियों जो कुछ भाग पूछे गए थे आपकी परीक्षा में, साथियों भाग 15 की बात करूं तो इसमें निर्वाचन से संबंधित बात की गई है। वहीं भाग साथियों ये 16 की बात करूं तो साथियों इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के संबंध में बात की गई है। अगर साथियों भाग 17 की बात करूं तो राजभाषा की बात की गई है। वहीं भाग 18 की बात करूं तो आपात उपबंध की चर्चा की गई है। भाग 18 में ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था, इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका उद्देश्य क्या है? इसमें साथियों इसका एक पहला उद्देश्य है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। और तीसरा है साथियों एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। और चौथा है साथियों एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना।
ये नहीं है साथियों। यानी कि चौथा जो दिया है इसमें एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नहीं है। और सब साथियों जो है ये एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया सवाल है। ये तीनों हैं, ये ए भी है, बी भी है साथियों, सी भी है, लेकिन डी इसमें नहीं है। अब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये इनकी चर्चा संविधान के भाग 4 में की गई है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनकी चर्चा की जाती है साथियों। आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया था साथियों, रिपीट हुआ सवाल है। देखिए आप, अभी मैंने इसकी चर्चा की थी आपके सामने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये साथियों लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अभी बताया था। और किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। और यानी कि अनुच्छेद 108 में तो एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, लेकिन जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 118 में की गई है भारतीय संविधान में। अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक पर असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब साथियों जो 2010 में आरओ की परीक्षा हुई थी, वो एक री एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिस्थापित है साथियों। यानी कि किस भाग में इसकी चर्चा की गई है? यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी में इनकी चर्चा की गई है। और अनुच्छेद साथियों यानी कि 39 घ में इसकी चर्चा की गई है। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं संसद के समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ने इसको पारित किया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। दूसरा सवाल पूछा गया था आपके लिए कि किसी एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है साथियों, ये राज्यसभा का। यानी कि किसी एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, वो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 63 की साथियों। तो इसमें एक बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं साथियों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। और इसके राष्ट्रपति के बारे में एक बात ये कही गई है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है साथियों, और राज्यसभा में मतदान का अधिकार भी नहीं होता, परंतु ये सभापति के रूप में निर्णायक मत का अधिकार इसको प्राप्त होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के पीएम का यानी कि प्राइम मिनिस्टर का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? यानी कि किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के पीएम का पद एक बार से अधिक समय तक सुशोभित किया था? यानी कि एक बार से अधिक कौन रहे थे? ये प्रश्न के रूप में पूछा गया था। तो उसके विकल्प में साथियों ये गुलजारी लाल नंदा थे। अगला सवाल देखते हैं। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात क्या कही गई है गुलजारी लाल नंदा के बारे में। नंदा 1964 और 66 में कार्यवाहक के रूप में ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। वहीं साथियों जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो 1996 में 13 दिन के लिए कार्यवाहक रहे थे। वहीं तथा 1998 से 2004 तक पीएम रहे। वहीं साथियों जो इंदिरा गांधी थी 1966 से 77 था, 1980 से 84 तक रही थी साथियों। आगे बात करते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति नियुक्ति पाता है राज्यपाल के द्वारा, जो मुख्यमंत्री होता है। वहीं ये साथियों स्टेटमेंट के रूप में बात की गई थी। वहीं 20 में दिया है कि विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा इसको चुना जाता है। वहीं इसमें सी दिया है साथियों, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। वहीं वह राज्यपाल चयनित होता है, यानी कि वह राज्यपाल चयनित होता है, ये चयनित नहीं होता है साथियों। ये एक रूप से इसका बहुमत दल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। वहीं जो साथियों अनुच्छेद 164 है वो सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, इसकी चर्चा करता है। जो अनुच्छेद 164 में किस बात की चर्चा की गई है? जो सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, इस बात की चर्चा की गई है। अब देखते हैं 5वां सवाल क्या कह रहा है, यानी कि क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था साथियों, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है साथियों? ये न्यायिक व्याख्या है साथियों। क्या है? न्यायिक व्याख्या है। वहीं केशवानंद भारतीवाद 1973 में मूल संरचना के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अब देखते हैं साथियों अगला सवाल पूछा गया था कि
73वें और 74वें संविधान संशोधन किन के सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों ये आपका है राज्य निर्वाचन आयोग, वहीं जिला नियोजन समिति और राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। ये गलत है साथियों। कहने का मतलब है, ये एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया सवाल है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति साथियों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं साथियों जो 2010 में मेंस की परीक्षा हुई थी, इससे पहले हमने जो री एग्ज़ाम हुआ था उसकी चर्चा की। अब इसके बाद साथियों 2010 में जो मेंस की परीक्षा RO की हुई थी, उसमें जो पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा करते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो साथियों ये भाग 2 में चर्चा की जाती है इसकी। और ये जो नागरिकता है साथियों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। वहीं जो भाग 1 है साथियों उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। और भाग 4 में साथियों किसकी, ये DPSP की चर्चा की गई है। वहीं भाग 4 का में साथियों मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब साथियों दूसरा सवाल पूछा गया था कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता जाएगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। वहीं इसमें नोट करके एक बात लिखी गई है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है साथियों? ये साथियों अनुच्छेद 20 में इसकी चर्चा की जाती है। अगला सवाल पूछा गया था आपके लिए कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है साथियों? ये बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 331 में इसकी चर्चा की गई है। अब इस प्रावधान को साथियों अनुच्छेद 104 में संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। वहीं जो आर्टिकल 221 है अनुच्छेद, इसमें साथियों न्यायाधीशों के वेतन के बारे में चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 121 में इसमें संसद में चर्चा पर निर्बंधन की बात की गई है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया था आपके लिए परीक्षा में कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये साथियों अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं इसमें नोट करके कुछ लिखा गया है साथियों, अनुच्छेद जो 119 है इसमें संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा साथियों। वहीं जो अनुच्छेद 123 है साथियों, इसमें संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया था कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है साथियों? ये अनुच्छेद 338A में इसकी चर्चा की गई है। वही साथियों जो अनुच्छेद 339 है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण का वर्णन किया गया है। अगला सवाल पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है साथियों? ये अनुच्छेद 122 में। अगला जो सवाल एक अनुच्छेद साथियों 126 है कि 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 127 में साथियों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब जो ये तदर्थ न्यायाधीश होते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है साथियों इनकी, और कोरम पूरा करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है साथियों 7वां सवाल आपसे पूछा गया था कि किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया साथियों? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसका लोप कर दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को साथियों एक कानूनी या विधि अधिकार बना दिया गया है और इसको साथियों अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ये अनुच्छेद साथियों 243D देता है और ST या SC की महिला भी इसमें शामिल होती हैं। और जो अनुच्छेद 243C है साथियों वो पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब साथियों मैंने आपके लिए जो RO की मेंस की परीक्षा हुई थी उनकी पॉलिटी के प्रश्नों की चर्चा आपके सामने की है। अब इसके बाद साथियों जितने भी आपके लिए RO की परीक्षा होती है प्री की, उन प्रश्नों को कराऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर लेके आऊँगा साथियों ऐसे ही सवाल। तो तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।